Hello everyone, this is Rashima. Welcome to my English class. Dear students of class 12th, today we are going to do lesson number 4, The Rat Trap, part 2, written by Salma Legaloff. Students, ये स्टोरी है रैट ट्रैप्स के बारे में, रैट ट्रैप सेलर के बारे में और एक आइडिया के बारे में कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है। पार्ट 1 में हमने देखा किस तरह से रैट ट्रैप सेलर रैट ट्रैप सेलिंग के अलावा चोरी करता है, भीख मांगता है और ये सोचता है कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है और चोरी करने के बाद वो खुद रियलाइज करता है कि वो इस दुनिया यानी कि इस रैट ट्रैप में फंस चुका है। और पार्ट 2 में हम देखेंगे क्या वो इस रैट ट्रैप में से बाहर बचकर निकल पाता है या नहीं। So let's begin with part 2 of the rat trap. The Ramsjo Iron Works, which are now closed down, but not so long ago, a large plant with smelter, rolling mill and forge. हमारा रैट ट्रैप सेलर चलते चलते बचते बचाते एक जंगल में पहुंच जाता है, बहुत थक जाता है, सर्दियों की रात है, ऐसे में वो थक कर गिर जाता है और उसे दूर से एक आयरन मिल की हैमरिंग की आवाजें सुनाई देती हैं और उस साउंड को फॉलो करते करते वो आयरन वर्क्स रैम्सजो आयरन मिल तक पहुंच जाता है। रैम्सजो आयरन वर्क्स जो अब बंद हो चुकी है, लेकिन थोड़े समय पहले तक ही वो एक बहुत बड़ा लार्ज प्लांट हुआ करती थी जहां पर एक स्मेल्टर, रोलिंग मिल और फॉर्ज जैसी बड़ी बड़ी मशीन्स हुआ करती थी। नाउ व्हाट इज अ स्मेल्टर? स्मेल्टर क्या होता है? एक ऐसी मशीन होती है जहां पर मेटल को मेल्ट किया जाता है और उसे किसी भी डिजायर्ड शेप में ढाल दिया जाता है। एंड व्हाट इज अ रोलिंग मिल? रोलिंग मिल भी एक मशीन होती है जिसमें मेटल को रोल करके एक शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ उस मिल में और क्या था? फॉर्ज। व्हाट इज अ फॉर्ज? फॉर्ज इज अ प्लेस वेयर मेटल इज हीटेड। फॉर्ज एक ऐसी मशीन होती है जिस पर मेटल को हीट किया जाता है। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. अब राइटर इन लाइंस में हमें बता रही हैं कि उस मिल के आसपास समर टाइम और विंटर टाइम में कैसा माहौल हुआ करता था। समर टाइम में क्या होता था कि जो फिनिश्ड गुड्स होते थे, फिनिश्ड मेटल थिंग्स होती थी, वो बहुत बड़ी बड़ी बार्जेस और स्काउज। बार्जेस और स्काउज एक तरह की कार्गो बोट्स होती हैं जिन पर जो फिनिश्ड गुड्स हैं या रॉ मटेरियल है वो कैरी किया जाता है। तो इसी तरह से वो जो फिनिश्ड गुड्स थे उस मिल से और एक छोटे से कैनाल से होते हुए और एक इनलैंड लेक की तरफ मूव करते थे उन कार्गो बोट्स में। और विंटर टाइम में क्या होता था? जो रॉ मटेरियल होता था, चारकोल से भरी जो क्रेट्स होती थी वो मिल में आती थी और उनके कारण चारकोल का जो डस्ट था उन क्रेट्स में से गिरकर पूरी सड़कों पर कोल डस्ट बिखर जाता था, जिससे वो जो सारी सड़कें हैं वो बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल सिफ्टेड, बिल्कुल ग्रे ब्लैक कलर की नजर आती थी। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. ऐसी एक long dark evening के time just before the Christmas से just पहले की बात है, मास्टर स्मिथ मींस एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार अपने हेल्पर के साथ फॉर्ज के नजदीक, उसी आयरन मिल की बात हो रही है, रैम्सजो आयरन मिल में फॉर्ज के नजदीक फर्नेस पर, भट्टी पर काम कर रहे थे। कौन लोग काम कर रहे थे? एक ब्लैक स्मिथ और उसका हेल्पर। और वो लोग वेट कर रहे थे कि कब उन्होंने उस फर्नेस के अंदर पिग आयरन डाला हुआ था। व्हाट इज पिग आयरन? इट इज रॉ आयरन, कच्चा लोहा उन्होंने डाला हुआ था फायर में, फर्नेस में, जिसे गर्म किया जा रहा था ताकि उसको गर्म करने के बाद एनविल पर डाला जा सके। नाउ व्हाट इज एनविल? एनविल एक ब्लॉक ऑफ आयरन होता है बड़ा सा, जिसके ऊपर हॉट मेटल को रख दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर उसकी हैमरिंग की जाती है। राइट, एवरी नाउ एंड देन one of them got up to stir the glowing mass
with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. अब वो लोग फर्नेस में पिग आयरन डाल रहे थे, तो उसको हिलाने के लिए बार बार उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति उठता था और आयरन बार से, आयरन की सलाखों से उस पिग आयरन को हिला देते थे और थोड़ी देर के बाद वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाते थे। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान वो पसीने से बिल्कुल भर जाते थे, पसीना बिल्कुल बहने लगता था, हालांकि इतनी ज्यादा ठंड थी। एंड जैसा कि कस्टमरी है कि इस तरह का काम करने के टाइम उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने होते थे, तो वो उन्होंने एक लॉन्ग शर्ट और साथ में वुडन शूज पहनकर वो ये काम किया करते थे। All the time there were many sounds to be heard in the forge. उस सारे समय में बहुत सारी और आवाजें फॉर्ज के नजदीक सुनी जा सकती थी। The big bellows groaned and the burning coal cracked. और किस तरह की आवाजें थी? अब लोहा गर्म हो रहा है, तो बेलोज क्या होता है? बेलोज एक तरह की हॉलो पाइप होती है जिसमें से आप स्टीम ब्लो करते हो ताकि फायर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो जब उसमें से स्टीम ब्लो हो रही है तो जो बेलोज हैं वो बहुत ज्यादा ग्रोन कर रहे हैं। व्हाट इज ग्रोन? जैसे रोने, चिल्लाने, कराहने की आवाजें होती हैं, इस तरह की आवाजें उन बेलोज में से आ रही थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और उसके अंदर उस फर्नेस में जो कोल था, जो जलता हुआ कोयला था, वो क्रैक होने की आवाजें भी आ रही थी। तो यहाँ पर बेलोज के ग्रोनिंग की आवाजें आ रही हैं, कोल के क्रैक होने की आवाजें आ रही हैं, और कौन सी आवाजें आ रही हैं? द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। और जब वो फायर बॉय था और वो चारकोल को क्या कर रहा था? शॉवल करके, इकट्ठा करके, और फर्नेस के मॉ में, यानी उसके जॉज में, उसके जबड़े में, भट्टी के मुंह में, जबड़े में वो डाल रहा था। तो बहुत सारी क्लैटरिंग की साउंड भी साथ में आ रही थी, यानी कि जो मेटल्स थे आपस में टकरा रहे थे और वो गिरा भी रहा था, तो इसके कारण बहुत सारी क्लैटरिंग साउंड भी उसमें से आ रही थी, धमाके की आवाजें आ रही थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped the rain against the brick tiled roof. इतनी सारी आवाजों के साथ साथ बाहर क्या हो रहा था उस आयरन मिल के? उस आयरन मिल के बाहर एक वाटरफॉल था, एक झरना था जो बड़ी ऊंचाई से गिर रहा था, और इसके कारण उसमें रोरिंग की आवाजें, दहाड़ने की आवाजें आ रही थी। और इसके साथ साथ और भी एक चीज हो रही थी। क्या हो रहा था? एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, नॉर्थ विंड चल रही थी, बहुत तेज हवाएं चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। और जब वो बारिश ब्रिक टाइल्ड रूफ पर पड़ रही थी, ईंटों की जो टाइल्स लगी हुई थी छत के ऊपर, उसके ऊपर जब बारिश पड़ रही थी तो ऐसे लग रहा था मानो वो जो बारिश है वो चाबुक मार रही है। विफ्ट मीन्स चाबुक मारना, तो ऐसे लग रहा था बारिश छत के ऊपर चाबुक मार रही है। तो इस तरह से बहुत सारी आवाजें जो थी मिलके अंदर और बाहर थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। It was probably on account of all this noise that the blacksmith didn't notice that a man had opened the gate and entered the forge. और शायद इन्हीं सारी आवाजों के कारण उस ब्लैकस्मिथ ने नोटिस नहीं किया कि एक आदमी ने दरवाजा खोला है और फॉर्ज में एंटर कर चुका है। Until he stood close up to the furnace, जब तक कि वो फर्नेस के, भट्टी के बिल्कुल नजदीक नहीं आ गया, तब तक ब्लैकस्मिथ ने स्ट्रेंजर को नोटिस नहीं किया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. तो जाहिर सी बात है ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, ये अजीब बात नहीं थी कि इस तरह के रैट ट्रैप सेलर जैसे जो पुअर वेगाबॉन्ड्स थे, आवारा लोग थे, घुमक्कड़ थे, होमलेस जो लोग थे जिनके पास कोई शेल्टर नहीं होता था, तो वो रात गुजारने के लिए इस भट्टी के नजदीक अक्सर आ जाया करते थे, क्योंकि इस भट्टी से जो आवाजें निकल रही थी या जो लाइट ग्लो करती थी वहां से, आयरन मिल से, वो बाहर फॉरेस्ट तक पहुंच जाती थी। और जो लोग होते थे, इस तरह के होमलेस लोग हैं, घूमते घूमते वहां तक आ गए हैं, तो वो शेल्टर के लिए अक्सर वहां आ जाया करते थे।
and to come in to warm themselves in front of the fire. अब वो जो लाइट होती थी वो अक्सर उन सूटी पेन्स में से बाहर जाती थी. जो मिल में जो कांच के शीशे थे, खिड़कियां थी, वो सूटी हो चुकी थी, मींस ब्लैक हो चुकी थी धुएं के कारण, लेकिन उनमें से थोड़ी बहुत जो लाइट थी वो बाहर जा पाती थी, जंगल तक, आसपास के एरिया तक पहुंच जाती थी. और उस लाइट को फॉलो करते करते अक्सर रैट ट्रैप सेलर जैसे पुअर वैगाबॉन्ड्स उस मिल तक पहुंच जाते थे ताकि वो वहां पर शेल्टर ले सकें और उस ठंड से बच सकें और आग के नजदीक रहकर वो बच जाए. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. अब क्योंकि ऐसे वेगाबॉन्ड्स रोज ही आते रहते थे, तो जो ब्लैकस्मिथ था उसने उस इंट्रूडर, हु इज एन इंट्रूडर जो जबरदस्ती घुस आते हैं कहीं पर, उसे हम इंट्रूडर कहते हैं. तो वो बिना किसी परमिशन के, ही वाज नॉट वेलकम्ड देयर, तो वो इसी तरह से बिना किसी परमिशन के वहां घुस गया था. तो जो ब्लैकस्मिथ है उसको एक जरा सी एक नजर से ऐसे देखता है, कैजुअली सी, बिना किसी परवाह के, और उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, इनडिफरेंटली उसकी तरफ देखता है, उपेक्षित नजरों से उसकी तरफ देखता है कि आ गए फिर इसी तरह के लोग. He looked the way people of his type usually did. वो बिल्कुल ऐसे ही देख रहा था जैसे उस तरह के लोग अक्सर देखते हैं typically. With a long beard, dirty ragged, with a bunch of rat traps dangling on his chest. वो rat trap seller के लोगों को जिस तरह से देखा जा सकता है, कैसा था वो rat trap seller? उसकी बहुत लंबी सी दाढ़ी थी, डर्टी था, गंदा था, रैग था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और बंच ऑफ रैट ट्रैप्स और चूहेदानियों का गुच्छा उसकी गर्दन में लटक रहा है. तो इस तरह के व्यक्ति को एक ब्लैकस्मिथ कैसे देखेगा? अनवेलकम्ड नजरों से वो उसे देखता है. He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. अब रैट ट्रैप सेलर परमिशन मांगता है कि क्या वो यहाँ पर शेल्टर ले सकता है. तो जो मास्टर ब्लैकस्मिथ है वो नॉड करता है, सिर हिलाता है, हाँ करता है, लेकिन एक बड़ी हॉटी कंसेंट के साथ. व्हाट इज हॉटी कंसेंट? मींस इनडिफरेंट एग्रीमेंट, अभिमानी सी सहमति के साथ वो कह देता है हाँ ठीक है रह लो, लेकिन वो एक भी वर्ड कहने की जहमत नहीं उठाता, कुछ भी बोलता नहीं है, जस्ट गर्दन हिला देता है. The tramp didn't say anything either. और जो हमारा tramp है, tramp is again the word used for vagabonds, wanderers, peddlers. तो इस तरह के जो लोग होते हैं, ये सिनोनिम है tramp भी उन्हीं लोगों के लिए. तो वो जो tramp है rat trap seller, वो भी कुछ भी नहीं कहता, उसे भी बोलने का कोई शौक नहीं था उस टाइम. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. वो भी वहां पर बातें करने नहीं आया था, वो तो वहां पर सोने आया था और थोड़ी गर्मी लेने आया था क्योंकि वो बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी. इन दोज डेज द रैम्सजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर. उन दिनों जो रैम्सजो आयरन मिल थी उसका जो मालिक था वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था, बहुत ही फेमस आयरन मास्टर था. Whose greatest ambition was to ship out the good iron to the market. और उसका ग्रेटेस्ट एम्बिशन क्या था कि वो बाहर मार्केट में अच्छे से अच्छा आयरन सप्लाई करे. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. और वो रात दिन यही देखता था कि जो काम है वो अच्छे से अच्छे तरीके से हो पाए. And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. और ऐसी ही रात में जो हमारा आयरन मास्टर है वो अपने इंस्पेक्शन के नाइटली राउंड्स पर आता है, निरीक्षण करने के लिए वो अपनी आयरन मिल में आया हुआ है. Naturally the first thing he saw was a tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. Naturally जो सबसे पहली चीज थी जो आयरन मास्टर ने नोटिस की जब वो अपनी आयरन मिल में एंटर किया तो वो टॉल रेगामफिन. नाउ रेगामफिन इज अगेन अ पर्सन वेयरिंग रैग्ड क्लोथ्स. एक ऐसा व्यक्ति जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं उसे हम रेगामफिन कह रहे हैं. तो उस रेगामफिन पर पड़ती है जो बड़े आराम से अपने आप को उसने फर्नेस के नजदीक वो बैठा था और क्योंकि उसके कपड़े गीले थे तो उसके गीले कपड़ों में से भाप निकल रही थी, स्टीम निकल रही थी जब वो फर्नेस के नजदीक बैठा था. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ्स हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर. अब जो आयरन मास्टर है वो ब्लैकस्मिथ्स की तरह उसे इग्नोर नहीं करता है, उनका एग्जाम्पल फॉलो नहीं करता है, जिन्होंने हार्डली उस स्ट्रेंजर की तरफ उसे देखने लायक भी नहीं समझा. डेन्ड मीन्स देखने लायक समझना, तो उन्होंने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा उस ट्रैम्प की तरफ. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. अब आयरन मास्टर
उस रैट ट्रैप सेलर के नजदीक पहुंचता है, उसको बड़े ध्यान से देखता है और फिर उसकी स्लाउच हैट, जो कपड़े की हैट है, उसको टोर ऑफ, यानी कि एक तरह से उसको रिमूव करता है, हटाता है। यहाँ पर टोर ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब, वैसे टीयर का मतलब फाड़ना है, लेकिन वहां पर वो इस तरह से रिमूव करता है जैसे हम किसी चीज को फाड़ रहे हैं, उसको रिमूव करता है उसकी हैट को, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि वो उसके चेहरे को ज्यादा अच्छे से देख पाए। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, निल्स ओलफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। और वो उसे देखकर कहता है कि अरे ये तो तुम निल्स ओलफ हो, कैसे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर आयरन मास्टर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, वो उसे उस रैट ट्रैप सेलर को क्या समझ रहा है, वो उसे निल्स ओलफ, उसका मे बी कोई एक्वेंटेड पर्सन है, उसको कोई अपना फ्रेंड समझ रहा है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। अब इन लाइंस को पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि जो आयरन मास्टर है वो कभी आर्मी ऑफिसर रहा होगा और उसे लग रहा है कि ये जो रैट ट्रैप सेलर है ये निल्स ओलफ नाम का ही कोई आर्मी ऑफिसर है, और वो उसे कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से, तुम्हें आर्मी से रिजाइन नहीं करना चाहिए था निल्स ओलफ, दैट वाज द मिस्टेक, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. अब आयरन मास्टर कह रहा है कि अगर मैं उस समय नौकरी में होता, काम कर रहा होता, तो मैं तुम्हें कभी भी रिजाइन ना करने देता। Well, now of course you will come home with me. फिर वो कहता है कि अब क्योंकि मैं तुम्हें पहचान गया हूं और अब तो तुम्हें मेरे घर पर आना ही पड़ेगा। To go along up to the manor house and be received by the honor like an old regimental comrade. That, however, didn't please the tramp. अब ट्रैम्प जो था वो डर गया था, उसे लग रहा था कि इस आयरन मास्टर जो कि कभी एक एक्स आर्मी ऑफिसर था, उसके घर पर जाना, मेनर हाउस इज अ लार्ज कंट्री हाउस, कि उसकी हवेली पर जाना और एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह वेलकम किया जाना, क्योंकि वो उसे क्या समझ रहा है कि वो एक उसका पुराना किसी आर्मी का कॉमरेड है, फेलो है, उसका फ्रेंड है, उसका कॉलीग है, उसकी तरह जाना उसे लग रहा था कि ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। डिडंट प्लीज द ट्रैम्प, कि इस बात से ट्रैम्प बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ कि मुझे ये एक फेलो कॉमरेड समझ रहा है। नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। अब बहुत ज्यादा डर जाता है हमारा रैट ट्रैप सेलर बहुत अलार्म्ड हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता आपके साथ जाने के बारे में। He thought of the 30 kroner, और वो उस 30 kroner के बारे में सोचने लगता है जो उसने उस ओल्ड क्रॉफ्टर के घर से चुराए थे। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den, और उसे ऐसा लग रहा था कि आयरन मास्टर के घर पे जाना एक तरह से खुद को एक शेर की गुफा में डालने के बराबर है, कि मैं खुद को ही, अपने आप को एक शेर की गुफा में डाल दूं। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. उसकी तो यही कोशिश थी कि वो यहाँ पर आराम से सो जाए और फिर धीरे से खिसक ले जितनी भी जल्दी हो सके, इनविजिबल हो जाए, और विच इज नॉट नोटिसेबल, कि उसे कोई नोटिस ना करे, वो यहाँ चुपचाप रात गुजारे, सो जाए, ठंड से बच जाए और फिर वहां से स्नीक अवे, यानी कि वहां से सीक्रेटली चुपके से खिसक जाए। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. लेकिन आयरन मास्टर को क्या लग रहा था कि वो है तो निल्स ओलफ ही, लेकिन क्योंकि उसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे फटे पुराने कपड़े पहने, इसलिए शायद वो थोड़ा एम्बैरेस्ड यानी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, शर्मिंदा महसूस कर रहा है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. वो कहता है कि ऐसा मत सोचो कि मेरा एक बहुत ही बड़ा घर है और शायद तुम इस तरह से वहां पर ना आ सको। एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड। वो कहता है कि शायद तुमने सुना होगा कि मेरी वाइफ जो एलिजाबेथ है वो मर चुकी है। माई बॉयज आर अब्रॉड एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई एल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। और जो मेरे बेटे हैं वो अब्रॉड यानी कि इस कंट्री से दूर रहते हैं और मेरे घर पे मेरे अलावा सिर्फ मेरी बड़ी बेटी रहती है। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas.
और वो कहता है कि मैं अपनी बेटी से बात भी कर रहा था कि कितनी बुरी बात है कि इस बार क्रिसमस पर सेलिब्रेशन करने के लिए हमारे साथ कोई है ही नहीं, हमारे साथ कोई कंपनी ही नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. और वो उसे कहता है कि चलो अब तुम हमारे साथ चलो और जो हमारे क्रिसमस फूड का स्पेशल हमने खाना तैयार किया हुआ है सेलिब्रेशन के लिए उसको थोड़ा जल्दी से खत्म करते हैं और उसमें तुम हमारी हेल्प करो। But the stranger said no and again no and the iron master saw that he must give in. लेकिन वो जो स्ट्रेंजर है, वो जो रैट रैप सेलर है, वो बार बार नो नो और नो ही कहे जा रहा है और आयरन मास्टर ये कोशिश कर रहा है कि वो गिव इन कर दे, यानी कि मान जाए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन्स्टेल preferred to stay with you tonight, Thunderstorm। अब जो आयरन मास्टर है वो उसका नाम बोलते हैं कैप्टन इज अ डेजिग्नेशन। तो वो कहते हैं कि शायद ये जो कैप्टन वॉन स्टेल है, ये जो अजनबी है, यहाँ पर स्टर्नस्टॉर्म जो है वो एक स्पेनिश नेम है जो शायद उस ब्लैकस्मिथ का नाम है। तो वो कह रहा है कि शायद कैप्टन वॉन स्टेल तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं स्टर्नस्टॉर्म आज की रात। He said to the master blacksmith and turned on his heel। और वो अपने उल्टे पांव वो वापस चल देते हैं। But he laughed to himself as he went away and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word। अब आयरन मास्टर खुद से ही हंसने लगता है। वो कहता है ठीक है मत मानो मेरी बात। और ब्लैकस्मिथ जो कि आयरन मास्टर को बहुत अच्छे से जानता है, वो समझ जाता है कि ये इनकी आखिरी बात नहीं है, ये अभी यहीं पर रुकने वाले नहीं है, ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि वो जो ठान लेते हैं वो मनवा के रहते हैं। और अगर ये स्ट्रेंजर नहीं मान रहा है इनके साथ जाने के लिए तो ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था आयरन मास्टर को गए हुए कि बाहर एक कैरेज व्हील्स, एक घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन। और एक नया गेस्ट, एक कोई और नया व्यक्ति अंदर आता है। कौन है वो? बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर। लेकिन इस बार वो आयरन मास्टर नहीं थे। ही हैड सेंट हिज डॉटर apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself। लेकिन इस बार आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा था और उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बेटी में परसुएशन की बहुत ज्यादा पावर्स हैं, बेटर पावर्स हैं, कि वो किसी भी व्यक्ति को अच्छे से प्रोत्साहित कर सकती है, अच्छे से स्टिमुलेट कर सकती है, परसुएड कर सकती है अपनी बात मनवाने के लिए। तो यहाँ पर आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा है उस स्ट्रेंजर को मनाने के लिए कि वो उनके साथ घर पर आ जाए। She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat। अब वो जो आयरन मास्टर की बेटी है वो फौज में एंटर करती है और उसके साथ पीछे पीछे उसका वैले आ रहा है। Who is a valet? Valet is a personal attendant। ठीक है, जो हमारे पर्सनल काम करता है छोटे मोटे, उसे हम वैले कहते हैं। जैसे सपोज आप गाड़ी से उतरे हो तो आपके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलना, तो इस तरह से उसे वैले कहा जाता है। अब वो वैले उसके साथ साथ आ रहा है जिसने अपनी बाजू पर एक फर कोट भी लटकाया हुआ है। She was not at all pretty। अब उसकी बेटी के बारे में बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, but seemed modest and quite shy। लेकिन वो बड़ी मॉडेस्ट थी, बड़ी सिंपल थी, बड़ी कर्टियस थी और बहुत ज्यादा शर्मीली भी थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फॉर्ज में सब कुछ वैसा ही था जैसे कि थोड़ी देर पहले शाम तक हो रहा था। बहुत सारी आवाजें हो रही हैं, फर्नेस में वो कोल डाला जा रहा है और सब काम उसी तरीके से चल रहा है। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench। मास्टर ब्लैकस्मिथ और उसका अप्रेंटिस, अप्रेंटिस क्या होता है? जो अंडर ट्रेनिंग कोई व्यक्ति होता है, जो कोई काम सीखने के लिए कहीं पर जाता है, उसे हम अप्रेंटिस कहते हैं। तो मास्टर ब्लैकस्मिथ और उसका अप्रेंटिस पहले की ही तरह एक बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। और पहले की ही तरह फर्नेस में चारकोल, कोयला और आयरन ग्लो कर रहे थे, वो जल रहे थे। चारकोल जलाया जा रहा है ताकि आयरन को उसमें हीट किया जा सके, गर्म किया जा सके। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। और वो जो स्ट्रेंजर था वो फर्श पर लेटा हुआ था। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड। और उसने एक पिग आयरन का एक बड़ा सा टुकड़ा सिर पर नीचे रखा हुआ था और उसके ऊपर वो लेटा हुआ था सर रख के। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज। और उसने अपनी जो हैट थी वो आंखों तक
नीचे घसीटी हुई थी, नीचे खींची हुई थी, यानी कि वो आंखों पर कैप रख के सो रहा था. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. जैसे उस लड़की ने उस व्यक्ति को देखा, वो उसके पास गई और उसकी हैट लिफ्ट कर दी, यानी उठा दी. The man was evidently used to sleeping with one eye open. अब उस आदमी को ऐसा लग रहा था, एविडेंट हो रहा था कि उस आदमी को एक आंख खोल कर सोने की आदत थी. कितना डरावना लग रहा होगा वो. He jumped up abruptly. वो एकदम झटके से कूदता है. And seemed to be quite frightened. और बहुत ज्यादा डर जाता है. My name is Edla Wilmanson, said the young girl. वो young girl, वो छोटी सी लड़की क्या कहती है? My name is Edla Wilmanson. मेरा नाम Edla Wilmanson है. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. वो कहती है कि मेरे पापा घर आए और उन्होंने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर फॉर्ज में ही आज रात सोना चाहते हो. And then I asked permission to come and bring you home to us. और इस पर मैंने अपने पापा से परमिशन मांगी कि मैं यहाँ आऊं और तुम्हें अपने साथ घर लेकर जाऊं. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. और वो उसे देखकर कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपका इतना बुरा वक्त चल रहा है. I am so sorry. She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. वो उसकी तरफ बहुत ही compassionately means showing sympathy, उसकी तरफ बहुत दयापूर्वक देखती है, अपनी बहुत ही भारी सी आंखों से, जैसे बहुत ही sympathy, बहुत दयापूर्वक उसकी तरफ देखती है. और फिर वो नोटिस करती है कि शायद वो व्यक्ति बहुत डरा हुआ है. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. उसे लगता है कि या तो ये कुछ चुरा कर आया है या फिर ये जेल से भाग कर आया है. She thought, ऐसा वो सोचती है. And added quickly, और फिर जल्दी से कहती है, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. और वो कहती है कि कैप्टन, आप इस बात के लिए एश्योर रहिए कि आप जैसे हमारे साथ आए हैं वैसे ही आप हमें छोड़कर भी कभी भी जा सकते हैं. हम आपके साथ कोई किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करेंगे, आप कभी भी जा सकते हैं. Only please stay with us over Christmas Eve. वो कहती है बस आप हमारे साथ क्रिसमस ईव तक जरूर रह जाइए. Now what is Christmas Eve? Christmas Day is 25th December and what is Christmas Eve? 24 दिसंबर की जो इवनिंग होती है उसे हम क्रिसमस ईव कहते हैं, यानी क्रिसमस से एक दिन पहले की जो शाम होती है, दैट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड, राइट. तो वो जो सेलिब्रेशन है वो एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि रात को 12 बजे सेंटा क्लॉज आएंगे और सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे. सो द evening before Christmas is also very important, the night is very important and the next day Christmas is also very important. तो क्रिश्चियंस के लिए जो क्रिसमस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पर एडला कहती है कि प्लीज क्रिसमस ईव के लिए हमारे साथ आप जरूर रुकिए. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. वो ये अपनी बातें इतनी फ्रेंडली मैनर में उससे कहती है कि जो रैट ट्रैप सेलर है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेता है कि कितने प्यार से मुझे ये कन्विंस कर रही है. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. वो कहता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि आप मेरे लिए इतनी ज्यादा परेशान होकर यहाँ आएंगी. I will come at once. मैं अभी के अभी आपके साथ चलता हूँ, आप इतनी ज्यादा तकलीफ में मत आइए. He accepted the fur coat. वो जो वैले फर कोट लेकर आया है वो भी वो एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है. which the valet handed him with a deep bow. अब जो वैले है बड़ा झुक कर बड़ी तहजीब से उसको वो हैंड ओवर करता है. threw it over his rags. और वो अपने फटे पुराने रैग कपड़ों के ऊपर वो फर कोट पहन लेता है. and followed the young lady out to the carriage. बाहर कैरेज है. कैरेज मीन्स जो किसी एनिमल, जो कोई एनिमल होता है वो गाड़ी को खींचता है तो उसे हम कैरेज कहते हैं. तो वो यंग लेडी कैरेज की तरफ जा रही है और रैट ट्रैप सेलर भी उसे फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे चलता है. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस. अब वो जो एस्टोनिश ब्लैकस्मिथ है बड़े एस्टोनिश्ड हैं, बड़े हैरान हो रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं कि कैसे इस भिखारी को लेकर जा रही हैं एडला विलमेंसन. इसके ऊपर इतनी ज्यादा इसके ऊपर इसको इतना वेलकम कर रही हैं. तो वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है.
But while he was riding up to the Manor house, he had evil forebodings. लेकिन जब वो उस कैरेज में बैठकर मेनर हाउस की तरफ जा रहा था तो उसके अंदर बड़े बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, बुरे बुरे उसको लग रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है. Why the devil did I take that fellow's money? अब उसे ख्याल आता है कि मैंने उसके पैसे चुराए ही क्यों. He thought, now I am sitting in the trap. और उसे अब ऐसा लग रहा था कि अब मैं तो ये चूहेदानी में ट्रैप में फंस चुका हूँ. उस पैसों को चुरा कर मैं वहां से भागने की कोशिश कर रहा था. भागते भागते मैं जंगल में पहुंचा. जंगल में पहुंचकर मैं रैम्स जो आयरन मिल में पहुंचा और वहां से देखो अब मैं इस कैरेज में बैठा हूं और यहाँ से मैं सीधा कहाँ जा रहा हूँ, एक आर्मी ऑफिसर के घर पे जा रहा हूँ. मैं तो पक्का इस ट्रैप में फंस चुका हूँ एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. और मैं इस ट्रैप से कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा. अब तो मैं पक्का फंस गया. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव. अगले दिन क्या था? क्रिसमस ईव थी, मीन्स 24 दिसंबर था. And when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अब अगले दिन सुबह का टाइम है. अब जो हमारा आयरन मास्टर है वो ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहा है कि कब ये जो मेरा रेजिमेंटल कॉमरेड है, जो मेरा आर्मी का फ्रेंड है, ये आएगा जो मुझे अनएक्सपेक्टेडली यानी बिना किसी उम्मीद के मुझे अचानक ही मिल गया था, वो उसकी ब्रेकफास्ट पर वेट करता है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ द रैट ट्रैप सेलर. आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा. फॉर पार्ट 3, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.